वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यायपालिका पर विधायिका को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में जीएसटी पर बहस के दौरान जेटली ने आरोप लगाया कि जिस तरह से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दे रही है, उससे लगता है कि सरकार के पास सिर्फ बजट बनाने का काम ही रह जाएगा। With the manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place, probably financial power and budget making is the last of the only powers that you have left. कांग्रेस नेता हरीश रावत एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्र ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की है। केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के शक्ति परीक्षण के नतीजों के बाद आया। 33 विधायकों के समर्थन से हरीश रावत बहुमत परीक्षण में पास रहे। रावत के खिलाफ 28 विधायकों ने वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ आदेश था उत्तराखंड में, वो आदेश के हिसाब से वहाँ जो नतीजा निकाला, उसके हिसाब से आज केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन वहाँ समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने के लिए निर्णय लिया है। शक्ति परीक्षण के नतीजे का ऐलान होते ही देहरादून में कांग्रेस समर्थक जश्न मनाने लगे। हरीश रावत ने पुरानी कड़वाहट को भूलकर केंद्र से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री जी से भी मिलूंगा, वित्त मंत्री जी से भी मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि द स्टेट ऑफ उत्तराखंड नीड्स योर सपोर्ट। उत्तराखंड में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 21 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया और मंगलवार को विधानसभा में वोटिंग हुई। कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों के शक्ति परीक्षण में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। एयर इंडिया में रिश्वत कांड को लेकर जी न्यूज के खुलासे का मामला लोकसभा में उठेगा। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने एयर इंडिया रिश्वत कांड की तुलना ऑगस्टा वेस्टलैंड से करते हुए लोकसभा में नोटिस दिया है। यह मामला फुल प्रूफ ही है हेलीकॉप्टर जैसा, और मैं आग्रह कर रहा हूँ संसद में भी उठाऊंगा, मंत्री जी से भी प्रार्थना की है। बीजेपी सांसद नाना पटोले ने इस मामले में पीएम और नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी है। पटोले ने रिश्वत कांड की जांच के साथ ही एनसीपी नेता और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल थे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हमारी मांग है कि इस कार्रवाई तक उनको राज्यसभा का सदस्यत्व उनका रद्द किया जाए, उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि इस सब चीजों में वो बाधा ला सकते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही इसे संसद में उठाने की बात कर चुके हैं। कनाडा की एक अदालत के फैसले से यूपी 1 सरकार के दौरान रिश्वत कांड का पता चला है। अप्रैल 2014 के फैसले के मुताबिक एयर इंडिया का एक ठेका हासिल करने के लिए कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एनआरआई नाजिर कारीगर के जरिए एयर इंडिया के अफसरों को रिश्वत दी। फैसले में प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख रिश्वत देने के प्रस्ताव का जिक्र है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जी न्यूज के खुलासे के बाद सरकार ने नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। कॉल ड्रॉप से परेशान मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कॉल ड्रॉप पर हर्जाना चुकाने के ट्राई के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ट्राई के आदेश को मनमाना बताते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या तकनीकी है। क्योंकि किसी को कॉल ड्रॉप मिनिस्टर बनाया जाता है, उसके लिए आप चाहेंगे कि मैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर कॉल ड्रॉप के रेट लगाऊं, तो लोगों को खुश करने के लिए कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों से बेहतर सर्विस की उम्मीद जताते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्राई विचार करेगी। विस्तार से उसको पढ़ूंगा, समझूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं देश के टेलीकॉम ग्रोथ का मंत्री हूं और उपभोक्ताओं के हितों का भी मंत्री हूं, इसलिए सेवाएं अच्छी हों, ये दायित्व मोबाइल कंपनीज का है। 16 अक्टूबर को ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को हर कॉल ड्रॉप पर ₹1 हर्जाना देने का आदेश दिया था। एक उपभोक्ता को कॉल ड्रॉप पर एक दिन में अधिकतम ₹3 हर्जाना मिल सकता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्राई के फैसले को सही ठहराया था। ब्रिटेन ने फिलहाल उद्योगपति विजय माल्या को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के मुताबिक सिर्फ पासपोर्ट रद्द होने से वो विजय माल्या को भारत नहीं भेजेगा, लेकिन अगर भारत प्रत्यर्पण की मांग करता है तो विचार करेगा। भारत ने 2 हफ्ते पहले माल्या का पासपोर्ट रद्द कर ब्रिटेन से माल्या को भारत भेजने की मांग की थी। माल्या का मुद्दा आज राज्यसभा में भी उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि माल्या को जानबूझकर भगाया गया है, लेकिन सरकार ने कहा कि प्रत्यर्पण का रास्ता खुला है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर के यहाँ से शान के साथ चला गया। इतना सामान ले गया यहाँ से, और यहाँ से सारी सरकार सोते रही, और ये आदमी यहाँ से शान से चला गया।
एक और कानूनी प्रक्रिया है एक्सट्रेडिशन की, वो जारी रहेगी। डिपोर्टेशन पेंडिंग कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट, इसमें उन्होंने सहयोग नहीं दिया। 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपी गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी लापता हो गए हैं। आज उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही वो गाजियाबाद में अपने घर से कहीं चले गए। जाने से पहले उन्होंने पत्नी के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है, जिसमें मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया है। आनंद जोशी ने ये भी लिखा कि उन्होंने देशभक्ति का काम कर काफी दुश्मन बना लिए हैं। जोशी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को परेशान किया जा रहा था। देखिए, रात को हम 2 बजे तक साथ थे। कल काफी डिप्रेशन में थे वो। उसके बाद हम सो गए थे, उनको दवाई दिया था मैंने, सो जाओ आप, काफी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद हम 7:30-8 बजे देखे, दरवाजा खुला हुआ था, लेटर पड़ा हुआ था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आनंद जोशी ने 60 से ज्यादा एनजीओ को विदेशी चंदा लेने में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में नोटिस भेजा था। उन्होंने एनजीओ पर लाइसेंस रद्द करने का दबाव बनाकर रिश्वत की मांग की थी। आनंद जोशी पर गृह मंत्रालय की गोपनीय फाइल छुपाने का भी आरोप है। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के सबरंग ट्रस्ट से जुड़ी फाइल भी शामिल है। कोई मामला है तो हम लोग इसको तहकीकात करेंगे कि मसला क्या है, लेकिन हम लोग का निगरानी में कोई गलत काम हुआ है तो उसको हम लोग एक्शन लेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव राजीव महर्षि को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद जेडीयू के निलंबित विधायक और गया में छात्र की हत्या के आरोपी रॉकी की मां मनोरमा देवी फरार हो गई हैं। बिहार में शराब पर पाबंदी के बावजूद 2 दिन पहले मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब की 6 बोतलें बरामद की थी। पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने गया में मनोरमा के घर को सील कर उनके रसोइये को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मनोरमा देवी और उनके पति बिंदी यादव के खिलाफ बाल श्रम उत्पीड़न का केस भी दर्ज किया गया है, क्योंकि वो घर पर एक नाबालिग से काम करवा रही थी। सीलिंग के दौरान यह बात जानकारी में आई है कि एक बच्चा जो कि हंटरगंज का बताया जा रहा है वह वहाँ बरामद हुआ है, और इसमें श्रम विभाग के लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि बाल श्रम कानून के तहत जो कानूनी कार्रवाई है वह जांच करके उसमें करें। मनोरमा देवी के बेटे और आदित्य की हत्या के मुख्य आरोपी राकेश यादव और रॉकी को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। रॉकी पर कार ओवरटेक करने की वजह से 19 साल के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोप है। अभिनेता अमिताभ बच्चन के खिलाफ इनकम टैक्स न चुकाने का 15 साल पुराना एक केस फिर से खुलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए आयकर विभाग की अपील को मान लिया। आयकर विभाग के मुताबिक 2001-2002 के दौरान टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से हुई कमाई पर अमिताभ ने 1,66,00,000 रुपए नहीं चुकाए थे। जुलाई 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की याचिका खारिज करते हुए अमिताभ को केबीसी की कमाई में 30% की छूट दी थी। इसी फैसले के खिलाफ आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोयला घोटाले के अमरकौंडा मुर्गा दंगल केस में आरोपी सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनने पर सीबीआई के जवाब के बाद फैसला होगा। इस मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट ने आज सुरेश सिंघल के बयान की कॉपी सीबीआई को दी। अब सीबीआई 13 मई को स्पेशल कोर्ट को बताएगी कि सुरेश सिंघल ने इस मामले में दूसरे आरोपियों के खिलाफ जो बयान दर्ज कराया है वो सजा दिलाने में कितना अहम है। सीबीआई के जवाब के बाद अदालत तय करेगी कि सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर सजा माफी दी जाए या नहीं। सुरेश सिंघल ने सीबीआई की विशेष अदालत में घोटाले का गवाह बनने के लिए 21 अप्रैल को याचिका दायर की थी। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के लिए काम करते रहे हैं। सरकारी गवाह बनने की पेशकश के बाद उन्होंने कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल के करीबी सुशील मारू पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। अमरकौंडा मुर्गा दंगल केस में नवीन जिंदल के अलावा 9 और लोगों और 5 कंपनियों पर दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।